हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। सो दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ फ्रॉम द ओनर्स, जहाँ पे हम अलग अलग मोटरसाइकिल के ओनर्स को बुला के उनसे Q&A करते हैं। तो आज जो हमारे साथ आए हैं, जो ओनर आए हैं, वो हैं सुजुकी शोगन के। तो ये 2 स्ट्रोक वाली सीरीज़ जो हमारी है, जिस पे हमने RX 135 का भी वीडियो बनाया था, ये सेम है। तो इसका ये सीक्वेंशियल पार्ट समझ लो कि पार्ट 2 है उसका, क्योंकि उस टाइम हमें मिस्टर विनोद ने किया था प्रॉमिस कि वो अपनी शोगन लेके भी आएंगे। तो फाइनली आज वो आ गए। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो RX वाला वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ प्रोसीजर दोनों के सेम ही हैं। मतलब जो गाइड है वो सेम ही है। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ शोगन के अराउंड। तो पहले वो वीडियो देख लो, यहाँ पे बटन आ रहा होगा, और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर विनोद को। वेलकम मिस्टर विनोद, वेलकम टू मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। तो कैसा लग रहा है आपको दोबारा चैनल पे आके एक और 2 स्ट्रोक के साथ? पहले ये बताओ आप। यार बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बहुत मन था दोबारा आने का, और ख़ासकर इस बाइक के साथ आने का। तो आपने प्रॉमिस किया तो कर दिया पूरा, आपने अब खरीद लिया आपने शोगन। बिल्कुल। और अब दिख भी रही है कि आपने रिस्टोर कर दी है इसको। तो सबसे पहले फिर वही ओनरशिप डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि आपने कहाँ से खरीदी और फिर क्या सीन है। ये वसूली भी तो नहीं होगी मेरे हिसाब से? नहीं, वसूली भी तो नहीं है, खैर मैंने खरीदी है दोस्त से। हाँ। बट प्राइस में मेंशन नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन खरीदी है मैंने। आपको तो फ्रेंड से मिल गई, लेकिन मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी कितनी है इसकी? अगर कोई और सोच रहा है इस टाइप की मोटरसाइकिल, तो मिल पाएगी क्या किसी को शोगन? मेरे ख्याल तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसके पास होगी वो जल्दी से देगा नहीं। क्योंकि ये बाइक यामा से अगर इसको कंपैरिजन करें तो यामा तो आपको अवेलेबिलिटी है। हाँ, उसकी भी पार्ट्स की अब दिक्कत होनी शुरू हो गई है, पार्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं उसके। आज से 1 साल पहले जो पार्ट्स यामा के मिलते थे अब वो बहुत मुश्किल हो गए हैं, लेकिन इसके तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं। इसके साउथ में पार्ट मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं पार्ट्स। तो ठीक है, तो आपने बता दिया कि इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अब इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है? जैसे आपने बताया महंगे तो हैं ही, लेकिन सोर्स करने में यामा RX 135 से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर उसके लगभग सेम से ही है दोनों में प्रॉब्लम जो है अवेलेबिलिटी की? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। इसके पार्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई पार्ट्स तो इसके हैं ही नहीं मार्केट में। अच्छा। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक क्लच, इसका पूरा असेंबली मंगाई थी क्लच की। तो आई थिंक वो जब होगी, ये जब गाड़ी आती होगी पहले 2000 के राउंड, और उस टाइम में अगर वो 1800 रुपये के आसपास रही होगी, फॉर सपोज अगर रही होगी, तो आज की डेट में मैंने वो 6500 रुपये की मंगाई है। और वो भी उसका जो एक मेन जो गेयर होता है, वो छोटा जो गेयर होता है वो नहीं है उसके साथ में, सिर्फ जो बड़ा गेयर होता है और असेंबली, वो मैंने मंगाई है 6500 रुपये की। अच्छा, तो मतलब एक चीज़ ये भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइप की मोटरसाइकिल रखनी है और वो भी शोगन, तो जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पार्ट्स इसके काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो ठीक है, अब इसके थोड़ी बाइंग गाइड की बात करते हैं कि जैसे अब आपने बताया था प्रोसीजर तो 2 स्ट्रोक को चेक करने का सिमिलर ही रहता है ना? तो अगर आपको देखना है कि बाइंग गाइड जो हमने बनाई थी इसकी कि 2 स्ट्रोक को खरीदते टाइम आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस बटन पे जाइए और यहाँ पे एक वीडियो आप वो देख सकते हैं, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 2 स्ट्रोक जब आप खरीदते हो सेकेंड हैंड, तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए उसमें, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, शोगन का कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि मतलब आपको क्या क्या चेक करना चाहिए? इसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम रही हो उस टाइम पे जो आपको चेक करनी चाहिए खरीदते टाइम? देखिए, ऐसा तो 2 स्ट्रोक्स सारी की सारी सिमिलर ही होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बस मेन जो मैंने आपको शायद पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो इंजन है मेन वो होता है, आपको इंजन देखना है, बॉडी लाइन देखनी है। अगर ये 2 चीज़ें ओके हैं वेल एंड गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स, मैंने पहले भी बताया था कि पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर्स क्लियर होने चाहिए। अगर पेपर्स क्लियर है तो आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाती है, री रजिस्टर होती है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि इसमें भी एज सच कोई अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि यामा के टाइम पे जो उसकी जेन्युइन किट होती है वो मिल जाती है, कहीं कहीं अभी भी लोग उसको बेच रहे हैं, कई लोगों पे है। तो शोगन के साथ भी ऐसा है कि आपको जो कंपनी वाली होती है, जो OEM वाली जो किट होती है वो अवेलेबल है, या फिर इसमें स्लीव लगी हुई किट ही मिलती है आपको? थोड़ा एक बार इसका भी आइडिया कि अगर किसी का सिलेंडर किट ख़राब निकली है, उसको चेंज करना है, तो फिर क्या सीन है उसका? नई किट तो नहीं है, कंपनी वाली नई किट तो नहीं है।
अच्छा। साउथ में लोग बेच रहे हैं जो किट, वो इंजन, कोई पूरा इंजन बेच रहा है, कोई किसी के पास 0.25 की चली हुई है या 0.5 या 0.75 या 100 की चली हुई है तो वो बेच रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी है साउथ में कि वो लोग इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, और वो इंपोर्ट करके भी किट्स मंगाते हैं, तो इसमें इंपोर्ट वाली भी चलती हैं। और मैं इसमें एक आपको बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो पिस्टन है, मान लीजिए अगर वो नॉर्मल पिस्टन आपका गॉड्स का अगर आपको मिलता है 750-800 रुपये का या 500-550 रुपये का, तो इसमें जो पिस्टन है वो मैंने अभी मंगाया है, टॉप प्रो का पिस्टन मंगाया है, और वो करीबन 1500 रुपये के आसपास का पिस्टन है, और वो कोटेड है। अच्छा। तो इसमें इंडोनेशियन पिस्टन्स भी आते हैं कोटेड, बट आपका ये है कि सिलेंडर्स वगैरह भी आपको मतलब इस तरह से मिल जाएंगे, लेकिन स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो ढूंढने में परेशानी काफ़ी है, और महंगे भी बहुत हैं। तो जो आपने बताया 1500 रुपये का कोटेड पिस्टन जो है वो इंडोनेशियन है या फिर वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है? नहीं, आई थिंक वो इंडियन मैन्युफैक्चर तो नहीं है, कि टॉप प्रो का है जिससे मैंने बात करी थी, उसने मुझे यही बताया कि वो इंडोनेशियन एंड इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। तो जैसा उसने मेरे को बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा आप बता रहे हो, आपने किट का भी बता दिया कि इंडोनेशियन भी आती हैं, तो एक आइडिया है, पता है आपको कि मतलब अगर किसी को किट मंगवानी है इंडोनेशियन, तो कोई कुछ भी प्राइस ना मांगे, तो एक आइडिया हो कि अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो कुछ ऐसा आइडिया है आपको? नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी रेट्स का तो ये सीन है कि जो जैसा मांग रहा है वैसा चल रहा है हिसाब किताब। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है किसी चीज़ के लिए। 100 रुपये की चीज़ कोई 200 की भी दे रहा है, कोई 300 की भी दे रहा है, कोई 400 की भी दे रहा है। जैसे मैंने ही अभी एक इसका मीटर का कवर मंगाया है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है, वो मेरे ख्याल 100, 150, 200 रुपये का होगा। मैंने 450 रुपये दे के मंगाया है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप बता रहे हो ना इसमें किट का, अब आप बता रहे हो कि जो इसमें इंपोर्टेड आती हो तो होंगी ऑब्वियसली महंगी, तो अगर कोई इसमें स्लीव लगी हुई किट डालता है तो वो सक्सेसफुल है इस मोटरसाइकिल में, या फिर इसमें ऐसा है कि शोगन में नहीं चल पाती वो किट जो स्लीव लगी हुई हो? देखिए, स्लीव लगी हुई किट चल तो पाती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलती है, डिपेंड कि उसमें काम कैसा हुआ है, मतलब किस तरह से मैकेनिक ने उसमें काम किया है, अच्छा काम करा है या नहीं करा है, नॉलेजेबल बंदे ने किया है या जिसको नॉलेज नहीं है उसने करा है, तो सारा का सारा उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि स्लीव लगी हुई नहीं चलती है, चलती है, बट फिर वो काम अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हमने अब ये सारी बातें कर ली, इसको रिस्टोर करने के लिए भी कोई सजेशन या एडवाइस कि इस पे जो स्पेसिफिक ध्यान देने वाली बातें हैं? देखिए, रेस्टोरेशन का तो मैंने जैसा आपको बताया था, रिस्टोर करने के लिए पिछली वीडियो में, जैसा यामा वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो तकरीबन प्रोसीजर वही है, तो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। बस ये है कि आपको पार्ट्स अवेलेबल हों इजीली, आपने पार्ट्स पूरे कलेक्ट करे हुए हों तब आप रिस्टोर करा लो। बाकी ऐसा मतलब कोई ऐसा दूसरा सेकेंडरी कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, हम लोगों ने ये सारी बातें करी थी यामा RX 135 वाले वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो देखना है तो वो आपको मिल जाएगा इस बटन पे, क्योंकि उसमें हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं बात। और 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स हैं, जितनी भी रेट्रो मोटरसाइकिल्स है, रेस्टोरेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, तो वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट करने से अच्छा इनके लिए भी इरिटेटिंग हो जाएगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी शायद, जो हमारे वीडियो देखते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली शोगन बोल रहा हूँ, शोगन पे जो चीज़ें होती हैं ध्यान में रखने वाली, हम उसके बारे में बात करेंगे और इनका एक्सपीरियंस शोगन के साथ जानेंगे। आपका कौन से नंबर का पिस्टन मिला था आपको, और आपने रिबिल्डिंग के टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी थी RX से अलग, क्योंकि आप बता रहे इसके कंपोनेंट्स तो काफ़ी डिफरेंट हैं उससे, तो इसमें अगर कुछ हो ऐसे कि उस टाइम जो बाइक आती थी उसमें कुछ चीज़ ऐसी हो जो इंजन में कंज्यूम ज़्यादा होती हो, तो उस चीज़ पे जो अभी आपको रिबिल्डिंग के टाइम पे ध्यान देनी चाहिए? देखिए, RX के टाइम पे तो ऐसा था कि मेरे पास जो गाड़ी मुझे मिली थी वो उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खासकर इंजन को लेके। और जहाँ तक बात मैं करूँगा इसकी, तो मैं इस मामले में थोड़ा लकी रहा कि मुझे ये स्टैंडर्ड पिस्टन में मिली, यानी 0 पिस्टन में मुझे मिली। और हाँ, इंजन मैंने इसका रीबिल्ड ज़रूर कराया, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके क्रैंक में थोड़ी आवाज़ थी, तो मैंने क्रैंक इसकी रिपेयर कराई है, एंड जो इतने भी इसके बेरिंग एंड इसकी जो सील, जो ऑयल सील्स थी, वो मैंने इसकी चेंज कराई हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी खेल गए आप, मतलब यहाँ पे आपको सही मिल गया सब कुछ है। मैं लकी रहा इस मामले में। अच्छा, ठीक है। अब आपने जैसा बताया कि मोटरसाइकिल सही है और आपने रिस्टोर भी करवा रखी, तो रिस्टोर में, रेस्टोरेशन में जो आपने करवाई चीज़ें वो क्या क्या हैं जो अभी तक आपने इसमें लाने के बाद चेंजेस कराए? क्योंकि आप बता रहे हो उसकी कंडीशन भी बेटर थी RX से, लेकिन फिर भी ये दिख रही है कि एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो क्या क्या करवाया आपने इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसका जो साइलेंसर था वो मैंने ओरिजिनल ढूंढा, क्योंकि इसमें जो मुझे लग के मिला था वो प्रोटॉन लग के मिला था, हालांकि प्रोटॉन सस्ता साइलेंसर नहीं है आज की डेट में। पहले तो मैंने वो चेंज कराया था। सेकेंडली मैंने इसमें जो आगे है डिस्क लगाई है, और इसमें जो पूरा सस्पेंशन सेटअप है वो कैलिबर क्रोमा जो बजाज की आती थी उसका ये सस्पेंशन सेटअप है। तो इसमें आपने क्रोमा का डाला है? हाँ, इसमें मैंने क्रोमा का डाला। एक चीज़ और पूछूंगा मैं, क्या ये भी भागती और रुकती नहीं, ये भी RX जैसी है? हाँ, ये उससे और ज़्यादा खतरनाक है। तो ये 2000 के टाइम में ये फैशन था क्या कि ब्रेक नहीं लगाने हैं, मतलब सिर्फ थ्रॉटल देना है, ब्रेक की किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी, या कोई लकड़ी वकड़ी फंसा के रोका करते थे लोग गाड़ी? पता नहीं उस टाइम के टेक्नीशियन जो थे जिन्होंने गाड़ी बनाई थी क्या सोच के बनाई थी कि गाड़ी को सिर्फ भगाना
भगाना ही है, या तो ज़्यादा ट्रैफिक, उनको लगता था ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है रोड पे तो लोग भगा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रेकें कम दी कि भाई चलो भगा लो। तो जैसा आप बता रहे हो कि आपने इसमें कैलिबर क्रोमा का सेटअप डाला है फ्रंट, है ना, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो फ्रंट मडगार्ड आता है और ऑब्वियसली वो उसकी फिटिंग अलग होगी और इसकी फिटिंग थोड़ी अलग होगी शायद, तो इसको लगाने में भी कुछ ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है फ्रंट मडगार्ड में, या फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ करके वो फिट हो जाता है? हाँ, बस 2 पत्तियाँ लगाई थी मैंने इसमें, जो जुगाड़ करके 2 पत्तियाँ लगी एडजस्टमेंट के लिए, उस पर ये मडगार्ड वैसे का वैसा लगा हुआ है। तो RX के टाइम पे तो आपने बताया था कि RX को लेके आप काफ़ी दूर दूर गए हो, आपने उसका मतलब पूरा टेस्टिंग तो आपने कर ली थी उसकी कि रिलायबल है कि नहीं है। अभी ये तो खैर आपने ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको रिस्टोर करे, लेकिन फिर भी आप इसको ले गए कहीं पे और आपको ऐसा मौका मिला कि आपको पता चल गया हो कि ये भरोसे लायक गाड़ी है या नहीं है? नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल लॉन्ग रूट पे इसको नहीं ले गया, लेकिन हाँ, रेस्टोरेशन से पहले मैं इसको जब चला रहा था तो मैं इसको चक्राता साइड ले गया था। तो गाड़ी ने सच कोई ट्रबल नहीं दी थी। हाँ, इंजन में जो कमी पेशी थी वो तो थी, लेकिन उस कमी पेशी में भी गाड़ी ठीक ठाक गई थी, ऐसा कुछ गाड़ी ने परेशान नहीं किया था। अच्छा, तो यहाँ से चक्राता का जो डिस्टेंस है एक बार वो बता देते हैं व्यूअर्स को, क्योंकि उनको फिर एक आइडिया लग जाएगा कि कितना डिस्टेंस में आपने चलाई थी। चक्राता का डिस्टेंस देहरादून से आई थिंक 90 किलोमीटर के अंडर बैठता है, समवेयर अराउंड 80-82 शायद, मैं आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट 80-82 के आसपास में बैठता है एक तरफ। अच्छा, अब आपने रिलायबिलिटी का भी बता दिया कि रिलायबल कितनी है ये मोटरसाइकिल, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? मतलब कि मेंटेनेंस इन द सेंस कि जैसे आपने RX के टाइम पे बताया था कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट मिलते नहीं हैं और लोग कुछ भी पैसे मांगते हैं, तो इसमें क्या कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट में इसमें कुछ लगता है आपको कि पैसे बढ़ जाते हैं, RX से ज़्यादा महंगी पड़ती है ये? देखिए, अगर जहाँ तक पार्ट्स की बात है, अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो ये महंगी पड़ेगी ओबियसली, नो डाउट। लेकिन अगर बात करो आप नॉर्मल मेंटेनेंस की, इसमें आप ऑयल वगैरह चेंज कराते हो, तो वो यामाहा जैसा ही है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो सेम टू सेम ही है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है 2 स्ट्रोक में, सिर्फ एक इंजन ऑयल चेंज होता है, दैट्स इट। अच्छा, और आप इसको यूज़ कैसे कर रहे हो? RX को तो आपकी कम्यूटिंग भी वही होती है, आपने प्राइमरी मोटरसाइकिल रखी हुई थी। अब आप ये मत बोलना कि ये भी प्राइमरी है, क्योंकि 2 मोटरसाइकिल प्राइमरी हो नहीं सकती है ना, तो ये किसके लिए रखी है आपने और कैसे यूज़ कर रहे हो आप इसको? नहीं भाई देखो, ये प्राइमरी तो खैर नहीं है, प्राइमरी तो मेरी यामाहा ही है, ये तो रानी है इसको तो संभाल के रखना है मुझे मैं करूँगा, इससे भी मैंने सोचा हुआ तो है कि मैं इस पर लॉन्ग कम्यूटिंग करूँगा, लेकिन अभी मैं इसको पहले जब तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं करूँगा पूरे देहरादून में चला के या थोड़ा आसपास के एरियाज़ में लॉन्ग रूट पे चला के, तब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। अभी फ़िलहाल ये ट्राइड, मतलब अभी ये टेस्टिंग कंडीशन में, आप कह लो टेस्टिंग कंडीशन में है अभी। ठीक है। अच्छा, आपने कभी माइलेज चेक किया इसका कि माइलेज कितना दे रही है ये? क्योंकि अब तो आपने थोड़ी इतनी तो चला ली होगी कि आपको माइलेज का आइडिया लग गया होगा कि अभी माइलेज कितना दे रही है ये। मेरे को ऐसा लगता है कि यामाहा से तो थोड़ा कम है, क्योंकि पावरफुल गाड़ी है ज़्यादा उससे, तो मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, एग्जैक्ट मैंने अभी चेक नहीं करा है, क्योंकि मैं किसी ऐसे लॉन्ग रूट पे अभी गया नहीं हूँ। अभी तो मैं इसमें बस तेल डलवा रहा हूँ और ये पी रही है भाई खून से चल रही है आजकल खून से चल रही है अच्छा, चलो ठीक है। अब इसको सम अप करने के लिए इसमें प्रोज क्या क्या लगते हैं आपको, क्योंकि आपने अब RX भी चलाई है, तो आपको दोनों का एक कंपैरिजन भी कर सकते हो अपने माइंड में और फिर बता सकते हो कि इसमें प्रोज क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले जो पॉइंट मैं बोलूँगा वो तो ये कि कलेक्टर्स आइटम है, रेयरेस्ट है, क्योंकि यामाहा आपको अभी फिर भी मिल जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यही लगता है। कंफर्टेबल ज़्यादा है यामाहा से, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, कम सीसी में ज़्यादा पावरफुल है। तो ये तो आपने बता दिए, तारीफ कर दी अपनी रानी की इतनी ज़्यादा, और रानी में दिक्कतें क्या क्या हैं, कौन से हैं इसके? रानी में भैया देखो, दिक्कत तो ये है कि सबसे पहले तो इसके पार्ट्स बहुत महंगे मिलते नहीं हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी है पार्ट्स मिलने की, तो सबसे पहला कौन तो वही है। दूसरा, फिर ये थोड़ी सी रफ़ है, जैसे यामाहा स्मूथ है, ये रफ़ है, वाइब्रेशन ज़्यादा है। और एक और चीज़, एवरेज, जो मुझे यामाहा से थोड़ा सा कम इसका लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल की बात करते हैं हम, लेकिन हमने वो बात कर ली है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी तक RX वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो पहले, क्योंकि RX मिल भी जाएगी और वो वीडियो काम भी आएगा आपके। ये एक ऊपर वाला स्टेप है, तो बेसिक है, ये एग्जीक्यूटिव है, तो इसके वीडियो में आप तब बाद में आना। तो डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल की बात करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है। हाँ, सेम प्रोसीजर है ना। अच्छा ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें एक्सेसरीज क्या क्या इंस्टॉल करी आपने। जैसा आप बता रहे थे कि यामाहा में तो आपका वो हेडलाइट का पंगा था कि मतलब वो कैंडल लगा रही थी उसमें, तो आपने LED इंस्टॉल की थी, तो इसकी हेडलाइट है या फिर इसमें भी वो कैंडल वाला फिलॉसफी है कंपनी की? नहीं, इसकी लाइट कंपैरेटिवली यामाहा से तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये है कि हाँ, उतनी जैसे आज की डेट में आपको अच्छी लाइट चाहिए होती है वैसी नहीं है, तो इसमें LED तो मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो मैं करूँगा बाद में, अभी तो नहीं। लेकिन एसेसरीज़ के मामले में मैंने ऐसा खास कुछ लगाया नहीं है, बस एक इसका लेग गार्ड है जो मैंने लेग गार्ड लगाया है, और वो भी आई थिंक जैसा मुझे जान पड़ता है कि इसका नहीं था ये इसका, क्योंकि स्ट्रेट पाइप्स में आता था। अच्छा। तो ये बटरफ्लाई है, ये यामाहा वाला ही वैसा ही शेप का है, लेकिन ये मैंने इंस्टॉल करा है, बाकी मैंने ऐसा इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करा है। और एक डिस्प्ले का आपके बस हाँ जी बिल्कुल। सारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं। हम आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा
कैसा रहा इस मोटरसाइकिल के साथ, और आप इसको इन कंपैरिजन उसके बताओ कि यामा RX 135 जो है उसके साथ ज़्यादा आपको पीस ऑफ माइंड लगा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शोगन ज़्यादा बेटर है उससे? नहीं देखो यार, आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की जगह अपनी अलग अलग है, तो आप कंपेयर नहीं किसी को नहीं कर सकते, ये तो राइवल्स थे अपने टाइम के। अच्छा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत बेटर है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, क्यों जब मेरे फ्रेंड ने बाइक ली थी तो मैं इसको लॉन्ग रूट पे ले गया था, मैं इसको श्रीनगर लेके जा रखा हूँ। तो उस टाइम तो ये बहुत मतलब, क्योंकि अपने टाइम में बहुत पावरफुल बाइक हुआ करती थी, तो ये मतलब आपसे कोई आगे निकल नहीं सकता था, ऐसी बाइक है। तो मेरा जहाँ तक ओवरऑल एक्सपीरियंस में बोलूँगा दोनों गाड़ियों को लेके, तो दोनों गाड़ियों को लेके बहुत अच्छा है। ये चलाने में बस थोड़ा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ये थोड़ी एग्रेसिव है और थोड़ी पावर बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ी स्मूथ है। एग्रेसिव वो भी है लेकिन वो थोड़ी सी स्मूथ है। तो वो स्मूथ ही है, ये थोड़ी सी राक्षस टाइप रफ है। तो दोनों का अलग मज़ा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस सही है आपका, क्योंकि ये शौक ही ऐसा है, इसमें आप तो फिर झेलना तो पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना? देखो अब शौक है तो शौक के लिए कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि हाँ, मेरे पास तरकश के दोनों तीर हैं। दोनों रानी आपके पास। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मिस्टर विनोद शेयर करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि जब ये मोटरसाइकिल उन्होंने खरीदी थी ब्रांड न्यू, तब भी वो अपने फ्रेंड के साथ इसको खरीदने गए थे शोरूम में, है ना? तो थोड़ा सा एक बताओ, आपको भी अपने दिन याद आ जाएंगे पुराने। देखो भाई, मेरा दोस्त था शौकीन इसका बहुत। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे तकरीबन लोग यामा लेते थे, यामा बहुत पॉपुलर थी। और ये आई थी मार्केट में, तो ये बहुत मतलब जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव टाइप जो कोई चीज़ लेना चाहते थे या जिनको कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए, तो वो मेरे दोस्त ने ये बाइक ली थी। और लकीली जिस दिन उसने ये डिलीवरी ली थी तो मैं उसके साथ में गया था डिलीवरी के लिए। यस। सो दिस वॉज मिस्टर विनोद्स एक्सपीरियंस विद हिज सुजुकी शोगन। तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा, अगर आपने यामा वाला वीडियो देखा अभी तक, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो भी डिफरेंसेस थे वो हमने इस वीडियो में बात करी उनके बारे में। और अभी मैं कह रहा हूँ कि वो वाला वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपको आधा समझ में नहीं आएगा। तो ये एक तरह से समझ लो कि पार्ट 2 है। और हमने मिस्टर विनोद से जाना क्योंकि इनके पास दोनों मोटरसाइकिल हैं, तो इन्होंने हमें अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है कि एक ही ओनर, आपको पता है एक जैसा उनका पर्सपेक्टिव रहता है, तो उन्होंने बताया कि कौन सी बेटर है और क्या चीज़ें हैं इनमें। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, क्योंकि जो भी होगा ऐसे 2 स्ट्रोक लवर या जिसको पसंद है रेट्रो मोटरसाइकिल्स, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर कमेंट में आपको लगता है कि बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। तो ये आईडी है, इट्स मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। तो वहाँ पे हम क्वेरी आपकी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जो मिस्टर विनोद है वो मेरे साथ टच में है ही। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं इनसे पूछ के आप तक वो कन्वे कर दूँगा, है ना? और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि फ्री है ये। इन्होंने भी लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्होंने किया था तो कुछ भी नहीं हुआ था, सही था, सब कुछ फ्री था, पैसे भी नहीं कटे। किसी के पैसे कटेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं वापस पैसे भेज दूँगा उनके। है ना? तो ऐसे ही मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली नेक्स्ट संडे शाम को 7 बजे। तो तब तक के लिए पीस आउट। ये बहुत एग्रेसिव और रफ है। यार माइक की तार ऐसे कर दी, मुझे हंसी आ गई यार, क्या करूं? तार उलझा दे, ताली बजाई मैंने माइक के। अच्छा, एक और बहुत इन डीजे खालिद। किसका फोन आ रहा है?